5 साल सपा की सरकार चलेगी, 5 साल योगी जी की सरकार चलेगी, आज तक नींव का एक पत्थर नहीं रखा, केवल उद्घाटनों में है। सहारनपुर में हैं हम और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से धैया जी मौजूद हैं। तो आम आदमी पार्टी की यूपी में स्थिति और आम आदमी पार्टी की यूपी में क्या क्या चुनावी चुनौतियां हैं, किन किन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी यूपी में काम कर रही है, उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे धैया जी से। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आम आदमी पार्टी वैसे तो स्थापना के समय से ही यूपी में सक्रिय है। मैंने लोकसभा 2014 और लोकसभा 2019 का चुनाव भी यहाँ से लड़ा था और आम आदमी पार्टी अब सभी सीटों पर 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। 3 हमारी लिस्ट आ चुकी हैं। पहली लिस्ट में हम लोगों ने 100 कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे, फिर उसके बाद 70 हुए थे, उसके बाद अब जो है 30 के बाद 10 और हो गए, तो 4 लिस्टों में हमने 210 उम्मीदवार यहाँ पर सहारनपुर में मैदान में उतारे हैं। तो जो नए उम्मीदवार उतारे हैं उनमें आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या, अब नई लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने क्या नए बदलाव किए हैं? नहीं, बदलाव कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी मुख्यतः अपने जिन पैमानों पर उम्मीदवार का चयन करती है उन्हीं पैमानों पर हुआ है और आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पर दिल्ली में आई है, जिन मुद्दों पर पंजाब और उत्तराखंड में काम कर रही है, उन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जिसमें हमारी गारंटियां हैं। सबसे पहली गारंटी हम लोगों ने बिजली की गारंटी उत्तर प्रदेश में की थी, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि 300 यूनिट हम हर महीने हर कंज्यूमर को देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, किसानों के लिए बिजली टोटल मुफ्त होगी और पुराने बकाया जितने भी बिजली के हैं वो सभी ग्राहकों के माफ़ होंगे। अभी जो दूसरी हमारी रैली होने जा रही है, आपने सुना होगा, वो 2 तारीख को जो है अरविंद केजरीवाल जी लखनऊ में कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग जो हैं युवाओं के लिए रोजगार गारंटी है, जिसमें या तो हम नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे, और अगर नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 रुपये मासिक जो है हम लोग बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। जैसे इस बार यूपी चुनाव में महिला भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, तो क्या महिलाओं के लिए, जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल ने, पंजाब में केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कई सारी सुविधाएं की हैं, कई सारे काम किए हैं, तो क्या यूपी में भी कोई ऐसी रणनीति है या कोई ऐसी प्लानिंग है? जी हाँ, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की और जितनी सुरक्षा की बातें हम लोग दिल्ली में करते हैं उसी तरह की योजनाएं पंजाब में भी की हैं और उसी तरह से जो है हम लोग यूपी में भी करने जा रहे हैं। इन 2 गारंटी के बाद आगे जो गारंटी आएगी उसमें महिलाओं को हर माह जो है हम लोग एक राशि देने की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों की योजनाएं हैं। और इसके अलावा जो CCTV की योजनाएं हैं हम लोगों की, चाहे वो दिल्ली में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में, उसी तरह से यूपी में भी आएगी, क्योंकि आप जानते हैं पहले चुनाव जो हैं वो उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के हैं और यूपी का चुनाव उसके थोड़ा बाद है, लेकिन समय अनुसार ये सभी गारंटियाँ यूपी में भी दी जाएंगी। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर, मतलब योगी राज में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल विपक्ष उठाता है, तो आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था पर अगर यूपी में सरकार बनाने में सफल रहती है तो कानून व्यवस्था पर क्या काम करेगी? देखिए, सारी चीज़ें हैं। अगर आप सच माने तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ासकर पुलिस प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है वो कानून व्यवस्था को सबसे ज़्यादा बिगाड़ता है। और आप जानती हैं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती ज़रूर है और यही विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल वहाँ तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और पंजाब और उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश और ख़ासकर बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर तो पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली के मॉडल पर है। और करीब मैं आपको बताता हूँ कि 60 से ज़्यादा देशों के लोग रिसर्च कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस मॉडल को अपने यहाँ बनाने की बात करता है। अच्छा, पूरे देश ने देखा, दिल्ली का मॉडल देखा, एजुकेशन मॉडल देखा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का, और एजुकेशन मॉडल के साथ साथ स्वास्थ्य मॉडल भी देखा आम आदमी पार्टी का। तो ऐसे में यूपी, क्योंकि यूपी की जब बात आती है तो सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज़्यादा आबादी, और कोरोना के टाइम पे, सेकेंड वेव के टाइम पे काफ़ी कुछ मिस हैपनिंग्स हुई, यूपी में कई डेथ्स हुई, काफ़ी चीज़ें बोला गया। विपक्ष ने कहा कि योगी सरकार पे हमले किए, कि सही तरीके से कानून, मतलब सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गई, लोगों को इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिली। ऐसे में यूपी के लिए, स्पेसिफिकली यूपी के लिए आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य का मॉडल क्या हो सकता है?
देखिए, दिल्ली बहुत बड़ी चुनौती थी देश में, क्योंकि दिल्ली के पास अपना पुलिस प्रशासन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ गृह मंत्रालय के पास है। दिल्ली के पास एमसीडी के टैक्सेस नहीं है, जैसे टोल टैक्स है, हाउस टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस हैं जो बीजेपी के पास सीधे जाते थे। जो डायरेक्ट टैक्सेस हमारे आते थे, इनकम टैक्स है, अन्य चीज़ें हैं जो सेंट्रल से एक्साइज है, उनका हिस्सा भी दिल्ली को वापस नहीं मिलता था। दिल्ली की आबादी भी 2 करोड़ है, वहाँ टैक्स पेयर 2 करोड़ है। अब यूपी में अगर आप बात करें तो यूपी में 24 करोड़ टैक्स पेयर है। अंदाजा कीजिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, कितना आम आदमी का टैक्स का पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, दूसरी गलत जगहों में प्रयोग हो रहा है। लेकिन बीजेपी भी बोलती है, बीजेपी ने कहा उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, उन्होंने कई सारे मेडिकल कॉलेज, कई सारे आईआईटीज दिए हैं, कई सारे कॉलेजेस बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए हैं नए नए। बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। जिन कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज की बात आप करते हैं, अगर आप सहारनपुर के पीजीआई को देखें, केवल नाम बदलने का काम किया है। वहाँ जो बच्चे एमबीबीएस के हैं उन्हें फॉरेंसिक मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती, आज तक उनकी कभी बायोप्सी की जो है क्लासेस नहीं हुई, उन्होंने एक भी पोस्टमार्टम नहीं किया है। किस तरह के वो डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। खासकर ये है कि यूपी के सभी जो अस्पताल हैं और बड़े अस्पताल हैं वो अब रेफर सेंटर बन गए। वहाँ जाइए, पेशेंट को ले जाइए, वो यही पूछते हैं आप देहरादून ले जाना चाहते हैं अपने पेशेंट को, चंडीगढ़ ले जाना चाहते हैं या दिल्ली ले जाना चाहते हैं। इलाज यूपी के किसी अस्पताल में और खासकर बड़े अस्पताल में अब नहीं है। आप खुद देख लीजिए, जहाँ 128 डॉक्टर की टीम होनी चाहिए वहाँ 20 और 22 डॉक्टर हैं। उनमें से अधिकतर या तो लखनऊ के लिए डाक बाबू का काम करते हैं, या कमिश्नर साहब की रिपोर्ट बना रहे होते हैं, डीएम साहब की डाक बना रहे होते हैं, या फिर ओपीडी में बैठकर वो रेफर सेंटर का काम करते हैं। मैं आपको एक और बता दूं, जिन आईआईटीज की और कॉलेजेस की बात करते हैं, अभी अभी सहारनपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी की बात हुई। आप अंदाजा कीजिए, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में बहन जी के टाइम में, 5 साल सपा की सरकार चलेगी, 5 साल योगी जी की सरकार चलेगी, आज तक नींव का एक पत्थर नहीं रखा, केवल उद्घाटनों में है, कहीं स्थल जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। आप हाईवेज की बात करें, अगर हाईवेज टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है तो फिर टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? बीजेपी कहती है रोड पे चलना, अच्छी सड़कों पे चलना है तो पैसा भी देना है। बिल्कुल, हम मानते हैं अगर हमें टोल टैक्स देना है तो फिर हमारे से रोड टैक्स ना लिया जाए, हमारे से हर पेट्रोल के लीटर पे जो है हाईवे सेस ना लिया जाए। आप अधिभार भी लेते हैं, आपसे हम रोड टैक्स भी लेते हैं, कितनी बार टैक्स लेंगे आप एक आदमी से? अच्छा, एक मेरा सीधा सवाल, बिल्कुल क्या यूपी की लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश है? देखिए, इन चीज़ों हम नहीं जाते। हमारी लड़ाई सिर्फ मुद्दों की है, भ्रष्टाचार की है, विकास की है, दिल्ली के मॉडल। हमें बिल्कुल इस बात से मायने नहीं है, क्योंकि हम सबको उर्दू में खालापूत कहते हैं या हिंदी में मौसेरे भाई कहते हैं, वो एक दूसरे से कभी इस दल में कभी उस दल में। आम आदमी पार्टी सीधा सीधा राजनीति करती है, वो टैक्स पेयर के पैसे की कस्टोडियन है। टैक्स पेयर का पैसा कैसे टैक्स पेयर के जेब में वापस जाए, उसके परिवार में लगे, उसके बच्चों के भविष्य में लगे, उसके बुजुर्गों की दवाई में लगे, इस बात की मुद्दे की हमारी लड़ाई है। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं यूपी में? देखिए, ये तो जनता जनार्दन है। आपने दिल्ली में 2013 का मॉडल देखा होगा, जब हमें 2 और 4 सीटें दी कहने की बात होती थी, और आप लोगों ने, मीडिया ने, खासकर मैं मीडिया को नतमस्तक हूँ, उन्होंने 7 और 8 सीटों की बात की थी। जनता जनार्दन ने 28 सीटें दी थी और पहली बार में ही सरकार बन गई थी। दूसरी बार में जब हम 30 नहीं कूद रहे थे एग्जिट पोल में भी, तब जनता ने वहाँ 70 में से 2 उम्मीदवार हमने वापस लिए थे, 68 सीट पे लड़े थे, 67 सीटें दी थी। इतना बड़ा मॉडल है। और तीसरी बार भी 62 सीटें हैं। कांग्रेस दोबारा वहाँ आ नहीं पाई, निर्दलीय वहाँ कोई जीतता नहीं, अन्य दल कोई है नहीं। तो ये जनता जनार्दन के हाथ में है। 210 उम्मीदवार फील्ड में है, 403 के 403 उतारे जाएंगे। कितना जनता जनार्दन देती है उसकी झोली में। अब अकेले लड़ने का प्लान है? जी हाँ, अभी तक तो यही है, क्योंकि जो गठबंधन हो रहे हैं, जो मोर्चे बन रहे हैं, उनमें कहीं कोई प्रगति नहीं दिख रही है। किसी ने भी अपने उम्मीदवार, यहाँ तक कि जो डबल इंजन की सरकार है, वो भी आज तक अपना एक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। अच्छा, संजय सिंह आपके बड़े नेता, उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा पे प्रियंका गांधी के बाद जो सबसे ज़्यादा एक्टिव नेता रहे थे विपक्ष के, वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह थे। तो अब लखीमपुर खीरी की हिंसा और उसमें अजय मिश्रा टेनी, उस पर आम आदमी पार्टी की यूपी में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे लखीमपुर कांड हो, कोई भी कांड हो,
वो लोक प्रतिनिधि हैं और हर मुद्दे पर वो बोलते हैं। यहाँ तक नहीं, अगर रामलला के नाम पे भी चोरी हो रही है, चाहे ज़मीनों में हो रही है, चाहे उसके बाद की हो रही है, हर मुद्दे पे बोलना एक लोक प्रतिनिधि का काम है और आम आदमी पार्टी बखूबी उस विपक्ष की भूमिका को निभा रहा है। जहाँ तक बात है हम लोगों की, हम लोग इन मुद्दों से भटकना नहीं चाहते हैं। हमें पता है जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, दिल्ली की तरह हम वहाँ विपक्ष में होते हुए, जबकि गृह मंत्रालय के पास पुलिस है, हम पूरी तरह से काम करते हैं। जिस दिन यूपी में भी हम लोगों के जनप्रतिनिधि आ जाएंगे, हम पूरी तरह से पुलिस से भी भ्रष्टाचार हटा देंगे। आप अंदाजा कर लीजिए, यहाँ सारी राजनीति थाने और तहसील की होती है। दिल्ली में कोई थाने को मायने नहीं रखता। थाना केवल वहाँ चालान के लिए तो जाना जाता है, लेकिन झगड़ों के लिए नहीं जाना जाता। पर यूपी के अंदर हर गांव में, खासकर हम तो ऐसे ऐसे गांव देखते हैं, मैं सहारनपुर में, घाट में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां एक एक गांव को एक एक थाना चाहिए। इतना झगड़ा और इतना फसाद रखते हैं ये लोग। अच्छा, हाल ही में क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से शिक्षा के मुद्दे को उठाती रही है, तो यूपी में हाल ही में टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तो उस पर अब दोबारा से, हालांकि जनवरी में सरकार कराने वाली है उस पेपर को, लेकिन इस तरह से पेपर लीक हो जाना, सरकार की उस पर प्रतिक्रिया देना कि पेपर की जांच हो गई, लेकिन फिर भी जांच में भी अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, तो क्या कुछ इस पे क्या लगता है आपको? देखिए, नीति अलग चीज़ होती है और नियत अलग चीज़ होती है। सरकार 2016 की भर्तियां अब तक नहीं करा पाई, ये तो अभी का पेपर लीक है। यहाँ हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, आप अंदाजा कर लीजिए। और 2016 की भी भर्तियां आज बकाया हैं। शिक्षा की हालत ये है कि अगर आपने अपने समाज को शिक्षित कर दिया, तो फिर चाहे कोरोना से बड़ी महामारी भी आ जाए, वो समाज वापस उठ खड़ा होगा। अगर हमने हिंदुस्तान के बच्चे को शिक्षित कर दिया, तो उसे किसी तरह की कोई सुविधा, कोई अनुदान, कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो खुद अपने आप में एक बिजनेसमैन होगा, खुद अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, खुद अपने आप में एक सक्षम नागरिक होगा, और हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी सबसे आगे होगा। अभी हाल फिलहाल में अयोध्या को लेके, जितना भी जमीन विवाद को लेके जो कुछ चल रहा है, उस पर थोड़ा बहुत कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वो तो शुरू में ही बता दिया था, जब शुरू में रामलला की ज़मीन पे 2 करोड़ के 18.5 करोड़ घंटों भर में हो गए थे, 1-1 लाख रुपया हर मिनट के रेट के हिसाब से बढ़ा था, तो वो सच्चाई सबके सामने थी। अभी जो रामलला के क्षेत्र के अंदर जो ज़मीनें खरीदी गई, चाहे वो डीएम साहब के रिश्तेदार ने खरीदी, कमिश्नर साहब के रिश्तेदार ने खरीदी, लेकिन आपके नेता भी अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, नहीं, हम कब मना करते? क्या रामलला हमारे आराध्य नहीं है? मंदिर की राजनीति कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कल्चर में भी आ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, धर्म का काम अपना है। मेरे आराध्य अपने भगवान हैं, रामलला मेरे हैं, श्री कृष्ण मेरे हैं। किसी के लिए अल्लाह आराध्य होंगे, किसी के लिए चर्च आराध्य होंगे, और कोई भी धर्म कम से कम नफरत तो नहीं फैलाता। और यहाँ सारी राजनीति रामलला को भी स्टैंप करने पे होती है, कभी मथुरा को उठा के स्टैंपिंग होती है, कभी काशी विश्वनाथ को उठा के स्टैंपिंग होती है। ये काम नहीं होना चाहिए। जिनके आराध्य हैं उनका होना चाहिए। हर आदमी को छूट है कि वो बौद्ध धर्म अपनाए, चाहे वो जैन धर्म अपनाए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी अपनाए। और अच्छी बात है, जितना जिसका विस्तार होगा उतनी प्रगति करे। हम लोग कब कहते हैं कि नहीं इसको भगाएं और उसको भगाएं, जबकि कुछ लोगों की झोली में तो केवल एक ही बीज है और वो नफरत है। आम आदमी पार्टी, ऐसे केजरीवाल अभी दिल्ली में भी बोल चुके हैं, उन्होंने उत्तराखंड में बोला, पंजाब में भी शायद उन्होंने बोला है कि अयोध्या के लिए वो फ्री यात्रा करवा रहे हैं लोगों को, बुजुर्गों को स्पेशली फ्री यात्रा। तो ऐसा यूपी में उनका कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस धर्म वाली लीक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ हर जीवन में संस्कार हैं, अलग चीज़ें हैं, अलग अलग आश्रम हैं। बाल अवस्था अलग है, गृहस्थ आश्रम अलग है, वानप्रस्थ अलग है, संन्यास अलग है। तो वानप्रस्थ के कुछ संस्कार हैं जिनको हमें करना पड़ता है। बुजुर्गों की खासकर ये एक मनसा होती है कि हम लोग जो हैं अपने तीर्थ स्थानों पर हो जाएं, और अकेले अयोध्या नहीं है। हम चाहे आपका वही तो मेरा सवाल है कि अकेले अयोध्या नहीं है ना? अकेले अयोध्या नहीं है। दिल्ली से तीर्थ स्थल तो कई है ना जी। हर तीर्थ स्थल तो पर केंद्र सिर्फ अयोध्या ही क्यों है? नहीं है। इस वक्त चूंकि कुछ लोग अपने आप को स्टैंप करना चाहते हैं कि रामलला हमारे हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे दिल्ली के बुजुर्ग, हमारे पंजाब के बुजुर्ग, हमारे उत्तराखंड के बुजुर्ग भी अयोध्या ही जाएंगे, और सभी के लिए रामलला जो है आराध्य है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से लोग जो हैं सब जगह जाते हैं, और जहाँ की भी आपको ज़रूरत होती है, हमारे विधायक के यहाँ उन लोगों की एप्लीकेशन आती है और सभी जगह जाते हैं।
आपके हरमिंदर साहब जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, आप लोगों के जहाँ भी जाना है वो सभी लोग जाते हैं। पुरी के लिए ट्रेन जाती है, द्वारका के लिए ट्रेन जाती है, तो सभी जगह जाते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि 4 बड़े मुद्दे यूपी चुनाव में आम आदमी पार्टी जो लोगों के लिए वो वादे करेगी और उन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैंने बताया कि अभी दिल्ली में हम लोगों यूपी के अंदर 2 मुद्दों पर अभी हम लोग गारंटी कर रहे हैं। पहली बिजली है, दूसरी आपका जो है बेरोजगारी है, जिस पर हम लोग अभी गारंटी कर रहे हैं। 2 मुद्दों का इंतजार कीजिए, उस पर। लेकिन जो दिल्ली अब बात है, अब ना नफरत की राजनीति होगी, ना आपके भटकाव की राजनीति होगी, ना जुमलों की राजनीति होगी। अब राजनीति होगी मुद्दों पर, और हम लोग जानते हैं महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें अब आम आदमी बहुत अच्छे से समझता है, दिल्ली मॉडल को और गुजरात मॉडल को। अच्छा, एक और सवाल कि यूपी और उत्तराखंड जो एनसीआर रीजन से लगे हुए ज़िले हैं, राज्य हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि पलायन उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग बेरोज़गारी के चलते पलायन करते हैं, वहाँ रोज़गार के मौके नहीं है, वहाँ रोज़गार के अवसर नहीं है, तो उन्हें एनसीआर रीजन में जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसी, क्योंकि सभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो अभी तक तो रालोद ने निकाला है, लेकिन रोज़गार को लेके सभी पार्टियां लगभग बात कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी रोज़गार पे कुछ चोट करेगी? बहुत बड़ी अच्छी बात आपने की, और खासकर यूपी के लिए मैं आपको कह दूं, एक समय ये था कि जब आप गंगा या जमुना के किनारे चलते थे और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाते थे, हर बड़ा शहर एक बड़ा हब था, चाहे फिरोजाबाद था, चाहे अलीगढ़ था, चाहे मुरादाबाद था, चाहे कानपुर था, सब कुछ है। आज आप दिल्ली से चलिए, सब जगह आपको कारखानों के खंडर तो मिलेंगे। कलकत्ता तक कोई शहर आपको कारखानों के नाम पर आबाद नहीं मिलेगा। और इतनी संभावनाएं हैं, इतनी जगह हैं कि आप बार बार एनसीआर क्यों भागते। कोरोना में हमने देखा कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं था जो बम्बई से, कलकत्ता से, बेंगलोर से और दिल्ली से ना भागा। हम इतनी बात करते हैं, मैं अभी से बता दूं, करीब 40 साल पुरानी रिपोर्ट है कि बुलंदशहर के पास नरोरा एक बहुत बड़ा हब बनना था, आज तक नहीं बना। और बाकी तो मैं कह ही रहा हूँ, चाहे फरुखाबाद हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे कुछ भी हो, ये इतने बड़े बड़े, कोई पीतल नगरी थी, कोई कांच नगरी थी, खुर्जा जो है आपकी चीनी मिट्टी की नगरी थी, सब खत्म हो। अब ये सहारनपुर भी लकड़ी का यहाँ पे अच्छा खासा काम होता है। 2014 में करीब 1600 करोड़ का यहाँ पर कारोबार होता था। 7 साल में वो 350 करोड़ पर सिमट गया। कौन जिम्मेदार? ठीक है, नीति बनती रही, नियत खराब रही। तो इस इस स्पेसिफिक वेस्टर्न यूपी की बात करें और जाटलैंड की बात करें, तो यहाँ के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक आपका कोई ऐसी रणनीति हो आम आदमी पार्टी की जिस पे आप लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हो? जी, अरविंद केजरीवाल जी ने मेरठ की रैली में एक वादा किया है कि ये गन्ना बेल्ट है, और गन्ने का कानून 1935 में अंग्रेजी राज में था। यूपी का गन्ने का कानून 1953 में बना था। केंद्र सरकार ने 1966 में कानून बनाया था, और वो कानून ये कहता है 14 दिन में भुगतान होगा, नहीं तो 15% ब्याज होगा। सभी की सरकारें आई, किसी ने ना ब्याज दिलाया है, ना 14 दिन में भुगतान कराया है। हमारा वादा है, यूपी में अगर सरकार आई, आप मिल से घर बाद में जाएंगे, सेंटर से घर बाद में जाएंगे, पेमेंट पहले आएगा। अच्छा, इस बेल्ट पे माना जाता है कि गन्ना किसान बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की राजनीति में गन्ना किसान बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, उनका जो अफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो किसानों से कैसी उम्मीद रख रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, किसानों ने तो करीब 382 दिन दिल्ली के दरवाजे पर बैठकर देख लिया था कि केंद्र से उन्हें क्या उम्मीद है, क्या डबल इंजन की सरकार उन्हें दे रही है। ये सच्चाई है। दूसरी चीज़, गन्ने के बारे में हर किसी को ये कहा जाता है कि ये नकदी फसल है, और ये सच है कि इससे ज़्यादा उधारी फसल नहीं है। सरकारें ये वादे करती हैं कि 2 रुपये बढ़ा के और 10 रुपये बढ़ा के और 5 साल में 25 रुपये बढ़ा के, कि हमने 25 रुपये बढ़ाया, नहीं, वो 5 रुपये हर साल था, बल्कि 4 साल तक बिल्कुल बढ़ाया नहीं था, 5वें साल में 25 बढ़ाया। और अंदाज़ा कर लीजिए, चीनी मिलों को कोई चीज़ उधार नहीं मिलती। वो डीजल नगद लेते हैं, वो केमिकल नगद लेते हैं, वो अपना लोहा नगद लेते हैं, पीतल नगद लेते हैं, हर चीज़ नगद देते हैं। केवल अपना कच्चा माल, किसान का गन्ना, वो बगैर ब्याज के बैंकर की तरह यूज़ करते हैं, और सारा प्रॉफिट उस पर कमाते हैं।
और 2-2 मिल के मालिक आज 14-14 और 20-20 मिल के मालिक हो गए, लेकिन किसानों को वो पैसा नहीं देना चाहती। सरकार ये कहती है कि हमने इतना दिलाया, सरकार दिला रही थी तो मिल क्या दे रहे थे? और अगर मिलों पर बकाया है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को पहले लेनी चाहिए। नहीं, आपने मेरा सवाल घुमा दिया। नहीं, बताइए। मैं कह रही हूँ कि इस वेस्टर्न यूपी में, यहाँ पे इस बेल्ट पे आम आदमी पार्टी को किसानों का समर्थन कितना दिख रहा है अपने साथ? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको। देखिए, हम लोग केवल किसान को नहीं लेते, हम हर नागरिक को लेते हैं, हम हर आदमी को लेते हैं। आप क्या सोचती हैं गन्ने से केवल किसान प्रभावित होता है, मजदूर प्रभावित नहीं होता? क्या बाजार प्रभावित नहीं होता? अगर पैसा नहीं किसान पे आएगा तो ना वो अपने घर पे मजदूर लगाएगा, ना वो सीमेंट खरीदेगा, ना वो स्कूल के बच्चों की फीस देगा। आज प्राइवेट स्कूलों की क्या हालत हो रही है कोरोना काल में, बहुत बुरी हालत है। आज बाजारों की क्या हालत है, सबको पता है कि पहली वेव में तो शायद अकेले मजदूर प्रभावित हुए थे, लेकिन दूसरी वेव में हर समाजदार, हर कारोबार, हर रोजगार पूरी तरह से प्रभावित है। और किसान की हालत तो ये है कि उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अब नेगेटिव है। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने भी ये लिखा था कि 40% किसान खेती से विमुख होना चाहता है, वो दूर जाना चाहता है, विकल्प मात्र नहीं है उसके पास। वो अब मानसिकता नहीं है जो बाजार वाली है, जो कारोबार वाली है। जिसने भी अगर ज़मीन से हट के बाहर गया है तो थोड़े ही दिन में वापस गांव में चला आया है, वो अपना काउंटर और अपना सामान उठा के गांव में आया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम ये चाहते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है, जब तक मनुष्य समाज है, भोजन उसकी एक परम आवश्यकता रहेगी। तो किसान तो कहीं नहीं जाएगा, चाहे अंग्रेज राज कर जाए, चाहे मुगल राज कर जाए, चाहे पुर्तगाली राज कर जाए, कोई भी राज कर जाए, किसान तो किसान ही रहेगा। और किसान बहुत बड़ा मुद्दा है और आम आदमी पार्टी किसान का सम्मान करना जानती है। हम दिल्ली में स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार मूल्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश दहिया जी, हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के योगेश दहिया जी। इनका कहना है कि यूपी में आम आदमी पार्टी काम पर, अपने काम पर चुनाव लड़ रही है, ना कि धर्म के नाम पर।